हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे इतिहास के 12वीं कक्षा सीबीएसई बोर्ड के पहले चैप्टर के बारे में, जो कि है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ये चैप्टर हमारा पूरा हड़प्पा सभ्यता के बेस्ड है। हड़प्पा सभ्यता में क्या था, किस प्रकार से था हड़प्पा सभ्यता, किस धार्मिक स्थिति क्या थी, ठीक है ना, सांस्कृतिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, कैसे लोग जीवन निर्वाह करते थे, किन किन चीज़ों का उपयोग करते थे, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारियाँ जो आपके लिए जानना बेहद आवश्यक हैं उनको लेते हैं। इसके कुछ अन्य नाम और भी हैं, केवल हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही इसको नहीं जाना जाता। इसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग सिंधु सभ्यता के नाम से भी, सैंधव सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग नाम लोगों ने इसको दे रखे हैं, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगली बात करते हैं क्रमिक चरणों के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के 3 बेसिकली क्रमिक चरण रहे हैं, जो कि पहला है आरंभिक या प्राक हड़प्पा सभ्यता। इसको 3200 से 2600 ईसा पूर्व के लगभग बीच में माना जाता है। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता या विकसित हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है। हम लोग इस चैप्टर में पूरा पढ़ने वाले हैं इसी के बारे में, विकसित हड़प्पा सभ्यता के बारे में। थोड़ा सा हम लोग आरंभिक के बारे में ही पढ़ेंगे और उसके बाद में थोड़ा सा हम लोग उत्तर हड़प्पा सभ्यता, जो कि 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक रही, के बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग ताकि इन तीनों में अंतर कर सकें कि इन तीनों में बेसिकली अंतर क्या है, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता में और परिपक्व में और उत्तर हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। इनके बारे में जानना आवश्यक है क्योंकि ये आगे चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। अब सभ्यता के विस्तार के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। उत्तर में मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, आपके मैप में दे भी रखा होगा, उसको देखिए। उत्तर में मांडा तक था और दक्षिण में ये दैमाबाद महाराष्ट्र में है, वहाँ तक फैला हुआ था ये सभ्यता। उसके बाद में आलमगीरपुर, जो कि पूर्व में है उत्तर प्रदेश में, वहाँ तक ये सभ्यता फैली हुई थी। और पश्चिम में सुतकंगेंडोर, जो कि आपका पाकिस्तान में पड़ जाता है अब, उस वहाँ तक ये फैली हुई थी। बेसिकली ये सारी सभ्यता जो थी, ये पूरी संस्कृति भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में ही विकसित हुई है। अब आपके चैप्टर जो है वो शुरू होता है, तो पहला पेज जो है उस पर लिखा हुआ है कि एक इसकी विशिष्ट पुरावस्तु हुआ करती थी। हमने इसको क्वेश्चन के रूप में डाला है कुछ इस तरीके से कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसकी सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है, तो सबसे विशिष्ट पुरावस्तु इसकी जो थी हड़प्पाई मोहर थी। हड़प्पाई मोहर संभवतः हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। यह जो है सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। जो सेल खड़ी बहुत ही मुलायम पत्थर होता है, आसानी से इसको तोड़ा जा सकता है, इसलिए इसके लिए कुछ ज़्यादा तकनीक की आवश्यकता नहीं पड़ती, लोग आसानी से इससे बना सकते थे, इसलिए इस सेल खड़ी पत्थर का उपयोग ये लोग करते थे। इस पर बेसिकली जानवरों के चित्र या एक ऐसी लिपि उत्कीर्ण होती थी जिन्हें आज तक पढ़ा नहीं गया है। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए कि इसकी जो लिपि थी उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है ना, इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। अब अगर इसको पढ़ा नहीं गया तो हम लोगों को जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है इसके बारे में। बेसिकली अगर हम देखें तो ज़्यादातर जिन चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेते हैं वो लिखित साक्ष्यों से लेते हैं, उसके साथ में कुछ उसके पुरातात्विक साक्ष्य भी होते हैं, ठीक है। कुछ पुरातात्विक साक्ष्यों से और कुछ लिखित साक्ष्यों से हम लोग जानकारी इकट्ठा करके उनको मिलान करके तब हम किसी चीज़ की पुष्टि करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोई लिखित साक्ष्य मौजूद ही नहीं है। लिखित साक्ष्य मौजूद है लेकिन अभी तक उस साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका है, मतलब वो हमारे किसी भी काम का अभी तक नहीं है। तो अब हमें जानकारी मिलती कहाँ से है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कभी कभी सीबीएसई पूछ लेता है कि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में बसे लोगों के बारे में जानकारी किन किन चीज़ों के माध्यम से मिलती है। तो इसके लिए सीधा सा जवाब है कि उन लोगों के विषय में जानकारी उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं, जैसे उनके आवास, उनके मृदभांड, उनके आभूषण, उनके औजार या मोहरों द्वारा मिलती है। या दूसरे शब्दों में अगर कहें तो पुरातात्विक साक्ष्यों से हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। अब एक डेफिनेशन आपके उसमें दे रखी है
बुक में संस्कृति, हम लोग इसको हड़प्पा संस्कृति कहते हैं, हम लोग इसको मोहनजोदड़ो संस्कृति कहते हैं, सिंधु घाटी संस्कृति कहते हैं या सिंधु संस्कृति कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? संस्कृति शब्द का मतलब क्या है? संस्कृति शब्द का इतिहास में एक्चुअली में अर्थ क्या है, तो ये देखते हैं। वैसे संस्कृति का आप लोग सभी जानते हैं कि एक कल्चर होता है, संस्कृति का मतलब कल्चर होता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता ये जो संस्कृति है उसमें इतिहास में संस्कृति का अर्थ क्या होता है ये बिल्कुल डिफरेंट है। पहले मैं इसको पढ़ता हूँ, उसके बाद में आप लोगों को समझाऊंगा। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। एक कालखंड से विशेष से। अब इसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ कि पुरावस्तुओं के एक ऐसे समूह के लिए, एक कोई पुरावस्तुओं का एक समूह मिला है हमें, उसके लिए वो क्या होना चाहिए? एक विशिष्ट शैली का होना चाहिए, एक ही विशिष्ट शैली का होना चाहिए पूरा समूह, ठीक है। और एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित होना चाहिए। मतलब किसी एक कोई पुरावस्तुओं का ऐसा समूह जो कि किसी एक ही शैली का हो, एक साथ मिला हो, एक स्थान पर मिला हो और एक समय का मिला हुआ हो। मतलब जो बनाए गए हों एक समय पर हों, एक समय खंड के बीच में हों, कालखंड के, वो हम संस्कृति कहते हैं। ध्यान रख लीजिए कि एक समूह का होना चाहिए, एक विशिष्ट शैली का होना चाहिए, एक साथ मिला हुआ होना चाहिए, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र का होना चाहिए तथा एक ही कालखंड से संबंधित होना चाहिए, हम उसको संस्कृति कहेंगे। पहला आपका जो टॉपिक है उसमें वो दिया गया है आरंभ। तो आरंभ की अगर हम बात करेंगे तो वो आता है, आरंभ में आपका आ जाएगा आरंभिक या प्राक हड़प्पा सभ्यता। जो मैंने अभी आपको बताया ये पढ़ना हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में आपके चैप्टर में बात करने जा रहे हैं। आरंभ तो ये कहता है कि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थीं जिन्हें हम आरंभिक या प्राक हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। ये विशिष्ट मृदभांड शैली से संबंधित थीं। मतलब यहाँ पर तब एक किसी विशिष्ट प्रकार के मृदभांड बनाए जाते थे या वहाँ से मिले हैं जो कि आरंभिक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। मृदभांड मतलब बर्तन, जो होते थे उस समय के, उनको मृदभांड कहा जाता था। और यहाँ पर कृषि के भी साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं, शिल्पकारी के तथा जो है साक्ष्य यहाँ पर हमें बहुत ही छोटी मात्रा में मिले हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। छोटे पैमाने पर कृषि करते थे, छोटे पैमाने पर पशुपालन करते थे, छोटे पैमाने पर शिल्पकारी करते थे और उनकी जो बस्तियां थीं जिनमें वो रहते थे वे भी बड़े नहीं थीं, आमतौर पर छोटी हुआ करती थीं, ठीक है। और इनमें जो परिवर्तन है वो कैसे मिला? इनको जलाए जाने से या इनके स्थलों को त्याग दिए जाने से इसको छोड़ दिया गया। उसके बाद में यहीं पर या अन्य स्थलों पर भी विकसित हड़प्पा सभ्यता पनपी, ठीक है ना, उसका उद्भव हुआ। तो ये एक बेसिक वो हो गया। इसमें अंतर की आरंभिक हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या था? एक मृदभांड शैली थी विशिष्ट, ठीक है, कृषि होती थी, पशुपालन होता था, शिल्पकारी होती थी, बस्तियां छोटी होती थीं, बड़े आकार की संरचनाएं नहीं थीं, छोटे पैमाने पर काम होता था। लेकिन विकसित हड़प्पा सभ्यता आई तो फिर उसमें बड़े पैमाने पर काम होने लग गया। दूसरा आपका टॉपिक है निर्वाह के तरीके। निर्वाह के तरीके मतलब जीने के तरीके, किस प्रकार से वो लोग रहते थे, जीवन यापन करते थे, वो तरीके यहाँ पर बताए गए हैं। ज़्यादातर जो संस्कृतियाँ थीं, विकसित जो ज़्यादातर संस्कृतियाँ थीं वो उन्हीं स्थानों पर पनपी जहाँ पर पहले से आरंभिक संस्कृतियाँ मौजूद थीं, ठीक है ना। जहाँ पर आरंभिक संस्कृतियाँ मौजूद थीं वहीं पर विकसित संस्कृतियाँ पनप गईं, मतलब वहीं पर विकास हो गया उसका। और इनमें कई तत्व जैसे निर्वाह के तरीके हैं वो समान हुआ करते थे, आरंभिक में और विकसित में भी दोनों चीज़ें समान थीं, ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद, जानवरों जिनमें मछलियाँ भी शामिल हैं से भोजन प्राप्त करते थे, ठीक है। जले अनाज के दाने मिले हैं, बीज मिले हैं, जिनसे हमें आहार संबंधी आदतों का पता चलता है कि ये लोग आहार भी लेते थे। किसका? भोजन ग्रहण करते थे, किसका? अन्न का,
ठीक है ना। अन्न का भी भोजन ये ग्रहण करते थे, हमें पता चलता है जले हुए अनाज के दानों से। हड़प्पा स्थलों में जो हमें अनाज के दाने मिले हैं उनमें गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना या तिल शामिल है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमें मिली हैं वहाँ पर। बाजरे के दाने भी हमें मिले हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्थानों से जो गुजरात में थे, ठीक है, केवल गुजरात में मिले हैं। और चावल के दाने हमें नहीं मिले हैं या अपेक्षाकृत बहुत कम मिले हैं। तो कहा जा सकता है कि चावल का उपयोग हड़प्पा संस्कृति में बहुत कम हुआ है, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति में जो जानवरों की हड्डियां मिली हैं उनमें मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां मिली हैं। इनसे पता चलता है कि वो पशुपालन किया करते थे, ठीक है। और जंगली प्रजातियां जैसे वराह, हिरण तथा घड़ियाल की भी हड्डियां मिली हैं, जिनसे क्या पता चलता है कि ये लोग शिकार भी किया करते थे। और मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं, इससे क्या पता चलता है कि ये लोग छोटे पशुओं, पक्षियों या जीव जंतुओं का भी शिकार करते थे। अब लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि जानवरों का शिकार ये सारे लोग स्वयं करते थे या इसके लिए उनमें कोई एक समुदाय होता था, आखेटक समुदाय, जो करता था इसका शिकार और अन्य लोगों को मांस बेचा करता था। इसका अभी तक कोई प्रमाण या पुष्टि हम लोगों को नहीं हो पाई है। अब बात करते हैं कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में, कि हमने आगे पीछे पढ़ा के हम लोगों को अन्न के जले हुए दाने मिले, जिनसे पता चलता है कि अन्न ग्रहण करते थे। अब अन्न ग्रहण करने के लिए खेती भी करनी पड़ेगी। खेती करते थे तो किन चीज़ों का उपयोग करते थे, किन शैलियों में खेती करते थे, किन उपकरणों का उपयोग करते थे, कैसी तकनीकें अपनाते थे, किस प्रकार से करते थे, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर दी गई है। कि अनाज के जो दाने मिले उनसे हमें संकेत मिलता है कि कृषि होती थी, लेकिन वास्तविक जो कृषि की विधियाँ थीं उसके विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है, क्योंकि कोई लिखित साक्ष्य यहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक है। अब मोहरें जो मिली हैं उनका जो उन पर रेखांकन किया गया है कि बैलों की मूर्तियाँ हुआ करती थीं, तथा मृण मूर्तियाँ जो मिली हैं उनमें वृषभों के बारे में जानकारी मिलती है। पता चलता है कि वृषभों से भी खेती कराई जा सकती थी, मतलब हो सकता है कि उस समय वृषभों या बैलों से ही खेतों को जोता जाता था। इस आधार पर पुरातत्वविद ये मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का उपयोग किया जाता था। अब केवल बैलों से ही तो नहीं हो सकती जोत, अब उसके लिए किस चीज़ का उपयोग करते थे, क्या उपकरण था, क्या मशीन थी। तो चोलिस्तान जो अभी पाकिस्तान में है उस स्थल से और बनावली जो हरियाणा में उपस्थित है वहाँ से मिट्टी के बने हलों का प्रतिरूप मिलता है। मिट्टी के बने हलों का प्रतिरूप मिलता है, मतलब ये स्पष्ट हो गया कि उन्हें हल के बारे में जानकारी थी, मतलब बैलों को हलों के साथ में वो खेतों को जोतना शुरू उन्होंने किया और इसी प्रकार से वो खेतों को जोतते थे। अब क्या खेत जोते जाते थे, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगन जो राजस्थान में है, जो श्रीगंगानगर में है, वहाँ से हमें पता चलता है कि जुता हुआ खेत वहाँ पर मिला है, जो कि आरंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है, जो कि लगभग 3200 से 2600 ईसा पूर्व के समय में थी। वहाँ पर हमें पता चला कि खेतों को जोता जाता था, लेकिन यहाँ पर जो खेत है वो 2 समूह में समकोण पर काटते हुए जोता गया है। इससे हमें पता चलता है कि एक ही साथ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी, जिनका उपयोग करते थे। और अब खेती होती थी तो इसके लिए जल की भी आवश्यकता होगी। अफ़गानिस्तान जो है उसमें सोरतगई नामक स्थान है, वहाँ पर हड़प्पा स्थल पर नहरों के साक्ष्य हमें मिले हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा इन क्षेत्रों से हमें नहर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर खेती के लिए सिंचाई नहीं करी जाती थी। हो सकता है कि नहरें यहाँ पर गाद से बहुत पहले ही भर गई हों, इसलिए यहाँ पर नहरों के साक्ष्य नहीं मिले। या ये भी हो सकता है कि यहाँ पर पानी के कुओं से सिंचाई करी जाती हो, या हो सकता है कि जलाशयों का उपयोग किया जाता हो। इसके अतिरिक्त हमें धोलावीरा जो कि गुजरात में है, वहाँ पर पता चलता है कि जलाशय का मतलब होता है कोई ऐसा कुंड जिसमें जल का संग्रह करके और उसको अग्रिम हमें उपयोग के लिए संग्रह कर लिया जाता था। इस प्रकार के जलाशय ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिले, केवल धोलावीरा में ही साक्ष्य मिला है। सीबीएसई में कुछ पूछ लेते हैं क्वेश्चन, 1-1 नंबर के 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। उसमें 1-1 नंबर का आ सकता है कि जैसे जलाशय का साक्ष्य कहाँ से मिला, धोलावीरा से। नहर का साक्ष्य कहाँ से मिला, सोरतगई से। या
हलों का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो वो चोलिस्तान से। या बैलों का साक्ष्य कैसे मिलता है, मोरों या मृड मूर्तियों से। ठीक है, उस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। ऐसे कुछ चित्र मिले हैं जो NCERT से मैंने उठाया है इनको। पकी हुई मिट्टी से बना वृषभ, जो आप लोग देख सकते हैं इसका चित्र। और दूसरा है पकी मिट्टी के खिलौनों की गाड़ी। इससे पता चलता है कि सामान ढोने के लिए भी ये बैलों का उपयोग करते थे और वृषभों का उपयोग ये अपनी खेती को करने के लिए किया करते थे। तो फ्रेंड्स, पहला पार्ट यहीं पर कंप्लीट करते हैं, अगला पार्ट आपके लिए डालेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आए तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। धन्यवाद।